और सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर सियासत अभी भी जारी है। सर्वे जारी संग्राम में अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती की एंट्री हो गई है। मायावती ने बीजेपी सरकार पर मुस्लिमों को टारगेट करने का आरोप लगाया है। ये सर्वे नहीं है बल्कि छोटा एनआरसी है। पहले अज़दुद्दीन ओवैसी ने कहा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे छोटा एनआरसी है। ये सर्वे नहीं है बल्कि छोटा एनआरसी है। फिर जमीयत की महफिल से ऐलान उठा और अब मदरसों पर मायावती ने ट्विटर के तरकश से तीर चलाया है। सवाल सरकार की मंशा पर है। मायावती ने कहा है कि यूपी में मदरसों पर बीजेपी सरकार की टेढ़ी नजर है। मदरसा सर्वे के नाम पर कौम के चंदे पर चलने वाले निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप का प्रयास अनुचित, जबकि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसे और सरकारी स्कूलों की बदतर हालत को सुधारने पर सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मायावती के ट्वीट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मायावती के सवाल वही हैं जो अज़दुद्दीन ओवैसी के थे। फर्क सिर्फ इतना है कि भाषा अलग है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि अगर जांच पर सवाल होगा तो सवाल कई और भी उठेंगे। जांच होने दीजिए। उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा काम हुआ है। ज़्यादातर मदरसे जो है वो पोर्टल पे आ गए हैं। जितने रजिस्टर्ड मदरसे थे जिनको कि किसी तरह की सरकारी मदद मिलती थी, तो जो नहीं भी रजिस्टर्ड है वो भी अगर उनकी भी जांच होती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें 90% बिल्कुल सही निकलेंगे। लेकिन उसमें सवाल करेंगे तो उस पर जो है कई तरह के सवाल पे सवाल आ जाते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्वीट ऐसे समय में आया है जब पहले ही मदरसों के सर्वे पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार कई बार साफ कर चुकी है कि उसकी मंशा किसी भी सूरत में गलत नहीं है। सरकार का तर्क अब भी यही है। ऐसा है कि किसी प्रकार से किसी भी संस्था को ना टारगेट करने का उद्देश्य है, लेकिन अगर कहीं कोई व्यक्ति या कोई संस्था जो कि हमारे संवैधानिक जो ढांचा है उसके तरीके से या नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसको हम कोशिश करेंगे संविधान के अंतर्गत आएँ, उस व्यवस्था के अनुरूप उसके अनुसार संचालित करें। मदरसों के सर्वे पर हर ओर से सवाल उठ रहे हैं। कई तरह की आशंकाएं और भ्रांतियां हैं जिन्हें लेकर अब बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा भी योजना तैयार कर रहा है। मोर्चा जल्द ही अलग अलग जिलों में आयोजन कर मदरसों के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करेगा। अभी हमने एक योजना बनाई है, एक डाटा लिया है और उसके आधार पर अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य लोगों से बात करके एक इस रूपरेखा को अमली जामा पहनाना है और उस पर काम करना है। गौरतलब है कि सर्वे के जरिए ही सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में बच्चों और शिक्षकों की संख्या, शिक्षा का स्तर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मदरसों की फंडिंग के सोर्स पर फोकस कर रही है और इसी पर सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाँच सितंबर से अब तक करीब 200 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी एसबी छोड़ चुके हैं। और इस टूट के पीछे मुख्य रूप से दो फैक्टर सामने आ रहे हैं। पहला ये कि माफिया मुख्तार अंसारी, जिससे करीबी के आरोप ओम प्रकाश राजभर पर लग रहे हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर माफिया के साथ खड़े हैं और कार्यकर्ताओं का साथ नहीं दे रहे हैं। दूसरा, महेंद्र राजभर जो कि एसबी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और 5 सितंबर को बगावत कर पार्टी से अलग हो गए। महेंद्र राजभर के साथ 30 पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ी थी और अब तक जितने भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ी है उन सभी ने महेंद्र राजभर का समर्थन किया है। आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर रास्ते से भटक गए हैं। जो अपनी बेटा बेटी को छोड़ करके रातों दिन त्याग करता था पार्टी के लिए, ओम प्रकाश राजभर उनको दरकिनार कर दिए हैं। उनको ये समझ नहीं पाते हैं कि वो मेरा वफादार सिपाही है, मेरा कार्यकर्ता है। हम लोग सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से तंग आकर के, उनके गद्दारी पर आकर के, जो लोगों से गद्दारी करने का काम करते हैं, उससे तंग आकर के हम लोग आज उनकी पार्टी से इस्तीफा दें। माफिया मुख्तार अंसारी से ओम प्रकाश राजभर की दोस्ती का मुद्दा 5 सितंबर को भी उठा था, अब एक बार फिर उठा है। यहां तक कि आरोप भी वही हैं।
कि ओम प्रकाश राजभर को माफिया से प्यार है और इसी से पार्टी कार्यकर्ता नाराज है। मुख्तार अंसारी से संबंध है ये भैया, एकदम खुलेआम संबंध है। मेरे पास वीडियो है, आपको भेज दें। मुख्तार अंसारी से संबंध है उनका। अब मुख्तार अंसारी से नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जितने इंटरनेशनल बदमाश हैं सबसे ओम प्रकाश राजभर का संबंध है। एसबी-एसपी से बागी हुए नेताओं का आरोप तो ये भी है कि मुख्तार अंसारी के भगोड़े बेटे अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश राजभर ने ही शरण दे रखी है। ओम प्रकाश राजभर ही उसे बचा रहे हैं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को पैसों से प्यार है। राजभर के लिए राजनीति सेवा नहीं, व्यापार है। बिल्कुल पैसा लिया जाता है। आप बताते रहा हूं कि जिला पंचायत में मुझे टिकट बना करके कार्यालय से भेजा जाता था। उनका लड़का अरविंद राजभर लिख करके देते थे कि ये टिकट फला को दे आओ और जा करके दे दोगे, वहां से कुछ माल पताई मिलेगा तो कार्यालय पर पहुंचा देना। मैं ये काम किया हूं। रामजीत राजभर के इस बयान से बीती 28 जुलाई को अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया था वो सच हो गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था कि राजभर ने टिकट देने के लिए पैसे लिए थे। इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जब गठबंधन किया, आरोप लगा समाजवादी और गठबंधन पे कि यहाँ पर पैसे लेकर के टिकट दी जाती है। एसबी-एसपी लगातार टूट रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कुनबा बिखर रहा है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे ये मानने को तैयार नहीं है कि इस टूट से कोई फर्क पड़ने वाला है। व्यक्ति जब अपने रास्ते से भटक जाता है, स्वार्थ में आ जाता है, तो वो इस तरह के खेल करता है। उसके पीछे समाजवादी पार्टी रहती है, कभी दूसरे दल रहते हैं। तो कहीं न कहीं जो लोग हमारा साथ छोड़ के गए हैं वह लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर का अपमान किए। बीते एक हफ्ते में करीब 200 कार्यकर्ता और पदाधिकारी एसबी-एसपी से इस्तीफा दे चुके हैं और सभी एसबी-एसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर के साथ खड़े दिखते हैं। लाख टके का सवाल यह है कि एसबी-एसपी छोड़ने वाले कार्यकर्ता अब किधर जाएंगे और ओम प्रकाश राजभर की आगे की रणनीति क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महेंद्र राजभर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आप लोगों का आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे का माफियाओं के साथ, अपराधियों के साथ गठजोड़ है, संबंध है, लेकिन अरविंद राजभर ये कह रहे हैं कि आप लोग रास्ते से भटक गए हैं, निज हित में, निज स्वार्थ में आप पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आपको आवाज आ रही महेंद्र जी? शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सर, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो मेरा सवाल ये है कि आप लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि माफियाओं से गठजोड़ है ओपी राजभर का, और अरविंद राजभर ये कह रहे हैं कि आप लोग स्वार्थ में पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, रास्ते से भटक गए। नहीं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। नेताजी ही रास्ते से भटक चुके हैं। नेताजी यदि रास्ते से नहीं भटकते तो 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बना करके उन्होंने यही बात घूम करके पूरे प्रदेश में कहा था कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। आजीवन न तो हम लड़ूंगा, न तो मेरा बेटा लड़ेगा। आज के डेट में जो इस बार 22 के चुनाव में गठबंधन हुआ है, रास्ते से अगर भटके नहीं होते नेताजी, वो अपने बेटा को चुनाव लड़ा करके पार्टी को इस बात को नहीं साबित किए होते कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी परिवारवाद पार्टी है। इस नाते सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी परिवारवादी पार्टी है। इस नाते महेंद्र राजभर, डॉक्टर बलिराज राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से इस्तीफा दिया है। कार्यकर्ताओं का सहानुभूति, कार्यकर्ताओं का लगाव, कार्यकर्ताओं का प्रेम और स्नेह और मोहब्बत महेंद्र राजभर और डॉक्टर बलिराज राजभर के साथ है। इस नाते हम लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को छोड़ा है। लेकिन अरुण राजभर तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने राजा सुहेलदेव का भी अपमान किया ये करके। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। अगर राजा सुहेलदेव जी के वंशज ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर, अरविंद राजभर हैं, तो महेंद्र राजभर भी महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है। क्यों? महाराजा सुहेलदेव जी का अपमान अगर वो नहीं सह सकते तो महाराजा सुहेलदेव जी का अपमान महेंद्र राजभर भी नहीं सह सकता। उनको आरोप प्रत्यारोप लगाना है, वो लगाते रहे। महाराजा सुहेलदेव जी मेरे आदर्श हैं, मेरे भगवान हैं। अब 19.5 वर्ष तक माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कहने पर राजा सुहेलदेव जी को पूर्वांचल के समस्त जनपदों में, गांवों में, गलियों में
राहों में पहुंचाने का काम किया है मैंने। इस नाते हम अपमान कभी नहीं कर सकते, न तो अपमान उनका सह सकते। महेंद्र जी, तो क्या आपने अपमान की वजह से पार्टी छोड़ी है, स्वार्थ की वजह से पार्टी छोड़ी है, या फिर आगे की कोई और रणनीति है आपकी? मेरा अगर स्वार्थ होता तो विधानसभा चुनाव के पहले महेंद्र राजभर ओम प्रकाश राजभर जी का साथ छोड़ दिया होता। ओम प्रकाश राजभर जी रास्ते से भटक चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर को ये नहीं दिखाई देता है कि कौन मेरा कार्यकर्ता शुरुआती दौर का अपना खून और पसीना लगा करके पार्टी को यहाँ तक लाने का काम किया है। इस नाते उनके करनी से महेंद्र राजभर दुखी होकर के पार्टी से इस्तीफा दिया है। ठीक है, लेकिन एक आरोप और ये लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इसके पीछे है। अखिलेश यादव के नवरत्न है, उनकी वजह से आज एसबीएसपी टूट रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को आप एंकर महोदय लाइन में जोड़ लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न तो माननीय अखिलेश यादव मेरा बैकिंग कर रहा है, न तो मेरा बैकिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाबा की तरफदारी माननीय ओम प्रकाश राजभर आज के डेट में कर रहा है कि बाबा जी हमको मंत्रिमंडल में शामिल कर लें। हमको कोई बैकिंग नहीं कर रहा है। हमारे साथ समाज है, हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक एक जमीनी कार्यकर्ता है, जिन कार्यकर्ताओं के घर महेंद्र जी, क्योंकि कई सारे आरोप भी लग रहे हैं, कई सारे आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि आपके साथ साथ 30 पदाधिकारी ने भी पार्टी को छोड़ दिया है। हालांकि जो आपने बात यहां पर कही है कि अपमान की वजह से आपने पार्टी को छोड़ा है। बहुत शुक्रिया महेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं अखिलेश यादव के मायावती पर दिए गए जेल वाले बयान पर टकराव बढ़ गया। ट्विटर के तरकश से तीर चलाए जा रहे हैं। मायावती के भतीजे और बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने तस्वीरों के जरिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। ये सियासत की अजीब तस्वीर है। यहाँ हर दल, हर नेता, हर किसी के साथ है और इन्हीं तस्वीरों पर सभी को एतराज है। आकाश आनंद ने अपने ट्वीट में लिखा, इन तस्वीरों से आपके हाव भाव और सारी कहानी खुल के बयां कर रही हैं। कैसी बचकानी बातें करने लगे हैं अखिलेश जी आप आजकल। अगर बीएसपी जो कुछ करती है उसके पीछे बीजेपी है, तो फिर 2019 का गठबंधन किसके कहने पर हुआ? आकाश आनंद का ये ट्वीट अखिलेश यादव के उस बयान पर आया था जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि मायावती बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। वो अपनी ही बनाई जेल में कैद हैं और उसका जेलर दिल्ली में बैठा है, जिस पर आकाश आनंद ने ट्वीट के जरिए सियासत की तस्वीर सामने रख दी। हर एक तस्वीर में समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी के नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं। आकाश आनंद के इस ट्वीट पर अखिलेश यादव ने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया। रामपुर से आकाश आनंद की सियासी तस्वीर का जवाब तस्वीर से मिला है। अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट के जरिए मायावती की तस्वीर ट्वीट की है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। अब्दुल्ला आजम ने लिखा, जहां तक तस्वीरों की बात है तो तस्वीरें सबकी हैं। काफी समय से उन नेताओं की तस्वीरें तलाश रहा हूं जो आजकल सुबह उठते ही एसी एसी चिल्लाने लगते हैं, लेकिन एक तस्वीर भी ऐसी नहीं मिल सकी है जिसमें वो खुद हाथ के पंखे से हवा करते दिखाई दिए हों, बिना एसी की गाड़ी में दिखे हों। विपक्षियों में बौखलाहट है। विपक्षी दल में सिर फुटावन के हालात पैदा हो गए हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा करने में उलझे हैं। उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता की समस्याओं से उनको कोई मतलब नहीं है, जनता से उनका कोई जुड़ाव नहीं रह गया है। केवल घरों में बैठकर आरोप प्रत्यारोप ट्वीटबाजी करना उनका काम रह गया है। यहाँ समझना मुश्किल नहीं है कि अब्दुल्ला आजम के निशाने पर कौन है और तस्वीरों के सियासी टकराव में सियासत कौन सी नई तस्वीर बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, वार पलटवार हो रहा है। एक बार बीएसपी की तरफ से हमला बोला गया तो उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उसका जवाब दिया गया। हिंदू देवी देवताओं की फोटो पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मुस्लिम युवक को मेरठ में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आतंकी कनेक्शन की बात भी सामने आई। आरोपी युवक की फेसबुक पर कुछ लोगों के पाकिस्तानी आतंकियों के साथ फोटो भी मिले हैं। फोटो में ये लोग प्रतिबंधित हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। नजर मोहम्मद कुछ समय पहले ही दुबई से लौटा है और उसके दुबई के साथ ही पाकिस्तानी आतंकियों से मिले हुए हैं।
इस बात के सबूत उसके फेसबुक पर भी मिले हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के साथ उसके दोस्तों के फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इन फोटोज में AK-47 और प्रतिबंधित हथियार भी हैं, जो पाकिस्तानी आतंकियों के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। ये मामला भावनापुर के कुलीमानपुर गांव का है। कल एक फेसबुक अकाउंट के माध्यम से देखने में आया है, मोहम्मद बादशाह नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक अकाउंट पर बनाकर हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पोस्ट की है और उसी अकाउंट से आतंकवादियों के साथ में अपनी सेल्फी भी पोस्ट कर रखी हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस अकाउंट का सत्यापन कर, अगर यह व्यक्ति आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है, इसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाए। थाना क्षेत्र भावनपुर के शाह कुलीपुर गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम नज़र मोहम्मद है, इसके द्वारा फेसबुक पे हिंदू देवता बजरंगबली की कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो शेयर की गई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है एवं कुछ फ़ोटोज़ और संज्ञान में आए हैं, जिसमें कि ये एक व्यक्ति जिसका नाम इब्राहिम है, उसके साथ कुछ फ़ोटोज़ आई हैं और इब्राहिम की अलग से कुछ फ़ोटोज़ नज़र आई हैं, जिसमें एक असला लिए ये व्यक्ति बैठा हुआ है। इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है और जो भी विधिक सम्मत कार्रवाई होगी। और अब ये खबर जो गाजियाबाद में लोग रहते हैं उनके लिए है कि वो सावधान हो जाएं, क्योंकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। इसके बाद दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद का नंबर आता है। प्रदूषण के लिहाज से पूरे दिल्ली NCR की स्थिति जिस तरीके की सामने आई है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर गाजियाबाद के लोग बढ़ते प्रदूषण से परेशान हैं। हालांकि राहत वाली बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले सितंबर के महीने में गाजियाबाद में प्रदूषण में आंशिक कमी दर्ज की गई है। गाजियाबाद में रह रहे लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या वायु प्रदूषण हो गया है और दूसरा ट्रैफिक। तो क्या रोज़मर्रा में लोगों को क्या कुछ झेलना पड़ता है, क्या समस्याएं हैं, क्यों ये हो रहा है, इसके लिए हम सीधा लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से बात करेंगे जो यहाँ रहते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं और कितने सालों से ये समस्याएँ झेल रहे हैं? मैं यहाँ पे 2014 से हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं और हमने यहाँ पे बहुत ही धूल भरा वातावरण देखा है। आज भी उसमें कोई बदलाव नहीं है। बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया और दूसरा जो हमारा जो रोड है, बिल्कुल हमारी सोसाइटी के बाहर जो रोड है, उस पर सुबह और शाम इतना जाम है कि हम क्रॉस ही नहीं कर सकते और घंटों यहाँ पे जाम रहता है। सब शाम 5 बजे से और रात के 10 बजे तक आप यहाँ रोड क्रॉस करने का आप कुछ सवाल ही नहीं। इसका 20% काम ही बचा है। अगर ये 20% काम शीघ्र ही अगर हो जाए तो ये जो जाम हमारे सामने रहता है, ये जो मेरठ लोग जाते हैं वो बाईपास से जाना शुरू हो जाएंगे। तो जो प्रदूषण की भी बात हो रही थी या सांस लेने की समस्या की बात हो रही थी, उसके पीछे मेन कारण ये है कि जब तक ये बाईपास नहीं बनेगा तब तक ये जाम की दिक्कत यहाँ पर रहेगी। गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण के पीछे शहर में जारी कंस्ट्रक्शन और सड़कों पर लगने वाले जाम को प्रमुख कारण माना जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगता है और इसी ट्रैफिक जाम को लेकर लोग जो हैं वो परेशान हैं। यहाँ पर लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि जिस तरीके से धीमी यातायात यहाँ पर होती है, उसके चलते वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। स्थानीय RWO स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है, लेकिन जो सड़क का काम अभी सिर्फ 80% हुआ है, वो 20% अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और उसकी प्रगति काफ़ी धीमी है। और जिस उद्देश्य के लिए सरकार ने पहले ही भूमि का अधिग्रहण कर लिया था, भूमि अधिग्रहण में करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और ये जो 80% बाईपास पे काम हुआ है, ये भी असफल रहा है। तो लोग काफ़ी परेशान हैं और आप देखिए इसी तरीके से यहाँ पर रोज़ घंटों घंटों जाम लगता है। लोगों को यहाँ पर ऑफिस जाने में कई समस्याएं होती हैं। तो गाजियाबाद के लिए 3 मुख्य समस्याएं जो हैं वो बन गई हैं। पहली ये वायु प्रदूषण, दूसरा ट्रैफिक और तीसरा जगह जगह कूड़ा। CSE की एक रिपोर्ट में भी ये सामने आया था कि जो गाजियाबाद है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है।